हे गाइस, वेलकम टू लक्ष्य फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एलॉन मस्क की बायोग्राफी। ये बायोग्राफी कवर करी है मैंने। मेरा नाम है शुभम रावत और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये तो इनका मतलब जॉब प्रोफाइल है। इतना बड़ा प्रोफाइल है कि मेरा पूरा एक पैराग्राफ ही खा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या थे, एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न, मतलब साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था और अमेरिकन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है ये, जिन्होंने 1999 में एक कंपनी में आई थी, इसका नाम था X.com। बाद में यही कंपनी पेपैल के नाम से जानी गई और 2002 में ये स्पेसएक्स के साथ जुड़े और 2003 में इन्होंने ये जो है टेस्ला मोटर्स के साथ जुड़े। और बहुत ही कमाल के बिजनेसमैन है ये, और इनका जो इतना कमाल का विजन है और इतनी जो इनका थॉट प्रोसेस है बहुत ही कमाल का है। तो आपको ये सब इनकी लाइफ के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, एलॉन मस्क ओवरटेक्स बिल गेट्स टू ग्रैब वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट रैंकिंग, यानी कि वर्ल्ड के सेकंड सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, और जो बिल गेट्स की जो पोजीशन थी उसको स्क्रैप करके। ठीक है, और इसके अलावा ही इज सेल्फ टॉट प्रोग्रामर एंड रॉकेट साइंटिस्ट। अगर आप मैं आज जो है मैं आपसे बोलता हूँ कि किताबें पढ़ करके तुम पूरा जो है रॉकेट साइंस समझ जाओ, तो आप मेरे से बोलोगे आप कैसी बात कर रहे हो, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने ये चीज़ पॉसिबल करके दिखा दी है। ये खुद इन्होंने कहीं से मतलब प्रोग्रामिंग और ये जो रॉकेट साइंस है किसी से सीखी नहीं, इन्होंने खुद ही जो है किताबें पढ़ के जो है पूरे रॉकेट साइंटिस्ट बन चुके हैं। ठीक है, और बहुत ही फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक और बैरियर थ्री थिंकिंग है इनकी। मतलब इतना विजन इतना इनका क्लियर रहता है, बहुत ही दूर की सोच सोचते हैं ये, कि मतलब सब कमाल का सोचते हैं कि मतलब कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक नॉर्मल पीपल से अगर ये चीज़ बता दी जाए तो वो तो विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसी भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है क्या। तो इनकी अर्ली लाइफ से हम लोग शुरू करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था 28 जून 1971 को। इनके जो पिताजी थे वो एक इंजीनियर थे और इनकी जो माँ थी वो एक मॉडल थी। जब ये 9 साल के थे तब इनके जो माता पिता हैं उनके बीच में डिवोर्स हो गया था और ये जो है अपने पिता के साथ रहने लगे थे। ठीक है, तो इनके 2 जो है छोटे भाई बहन भी थे, तो पिता बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। तो इसके बाद एलॉन मस्क की जो पर्सनैलिटी थी बचपन की, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शर्मीले रहते थे और किताबों से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम था। मतलब हर समय मतलब किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और लगभग 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ डाली थी कि इतना एक कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ता है। मतलब इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही किताबों से बहुत ज़्यादा इनको प्रेम था और पढ़ाई में इतना ज़्यादा मग्न रहते थे कि उनको कोई अगर आवाज़ भी देता था तो उनको सुनाई देता था। कभी कभी इनको जो पिता को शक होने लगा कि इसको मेरे बच्चे को बीमारी तो नहीं हो गई है, तो जो है इनको जो है डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने इलाज किया, कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अच्छा आगे देखते हैं। तो मतलब किताबों के पढ़ने के शौकीन तो थे ही और घर में भी कंप्यूटर था, तो इन्होंने जो किताबें पढ़ी और कंप्यूटर से चला कर इन्होंने खुद ही जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पूरी सीख ली और लगभग 12 साल की उम्र में ही एक कंप्यूटर गेम बना डाला। उसका नाम रखा था ब्लास्टर, और इस गेम को लगभग $500 की कीमत में एक कंपनी को बेच डाला। 12 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया। यहाँ 12 साल की उम्र में जो है लेके बस बाइक इधर उधर घूमते रहते हैं। और फिर यहाँ से जो पैसे आए उन्होंने जो है इन्हीं पैसों से अपनी स्कूल की जो फीस थी वो भर दी थी। और अस्थि में जो इनका जो स्कूल का माहौल था, मतलब लोगों के साथ इसका जो ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे थे और इनकी क्लास में कुछ बदमाश बच्चे थे, हमेशा इनको जो है मारा पीटा करते थे और इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे। एक बार तो इनको इतना ज़्यादा मारा था कि मतलब बहुत बेहोश हो गए थे और सीढ़ियों से इनको जो है नीचे गिरा दिया था। ठीक है, और कुछ महीनों तक ये जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्हें चोटें आई थी। तो किसी तरीके से 17 साल की उम्र तक इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और यहीं साउथ अफ्रीका से इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई जो है पूरी कर ली थी। इसके बाद जब हायर एजुकेशन की बात आई तो ये निकल गए कनाडा। ठीक है, तो हायर एजुकेशन की जब बात आई ये निकल गए कनाडा और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो कि कनाडा में है, वहाँ से इन्होंने फिजिक्स की बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त कर ली। यानी कि फिजिक्स यानी फिजिक्स की इनको जानकारी हो गई और इकोनॉमिक्स की भी जानकारी हो गई। तो मतलब इनकी जो शुरुआत से जो एजुकेशन रहा है वो भी बहुत कमाल का है। मतलब हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानते जरूर हैं। ठीक है, तभी तो इतना मतलब इतनी अच्छे तरीके से सब कुछ सोच पाते हैं। उसके बाद 1995 में उन्होंने सोचा कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए फिजिक्स में, तो वो निकल गए अमेरिका और वहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे एडमिशन ले लिया कि मुझे पीएचडी करनी है फिजिक्स में। तो उसी टाइम पर जब ये जो है एडमिशन लिया उन्होंने, तब वो जो है थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में उन्होंने जाना कि हाँ इंटरनेट नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो उससे पहली बार वो रूबरू हुए थे। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था इंटरनेट की फील्ड में कि पीएचडी से 2 दिन के बाद ही उन्होंने जब पूरा एडमिशन वापस ले लिया और पूरा ध्यान जो है इंटरनेट की तरफ लगा दिया कि अब मैं जो है काम करूँगा इंटरनेट की फील्ड में, कुछ काम करूँगा मैं। और 1995 सन था 1995 और इसी टाइम पर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक पहली कंपनी खोली, उसका नाम रखा था जिप2। ठीक है, और इसी जिप2 को 1999 में एक कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी को बेच डाला और वहाँ से $307 मिलियन जो है इसका बेचने पर मिले। और इनका जो शेयर था उस कंपनी में जिप2 में जो है शेयर था लगभग 7%, और 7% का शेयर होने की वजह से वहाँ से इनको जो है $22 मिलियन मिले। मतलब उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मतलब यंग तो थे ही और चाहते तो ऐश कर सकते थे।
ठीक है। लेकिन इन्होंने सोचा कि जो है नहीं, अब इस पैसे को कहीं ना कहीं जो है मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जिप्टो को बेच डाला, वहाँ से $22 मिलियन इनको जो है मिल चुके थे। सो 1999 में इन्होंने जो $22 मिलियन मिले थे उसमें से $10 मिलियन का इन्वेस्ट किया और X.com नाम की एक कंपनी खोली। इसके बाद इस X.com को जो है कॉन्फिडेंटी नाम की एक कंपनी थी, उसके साथ इसको मर्ज कर दिया और इसका नाम रखा पेपैल, ठीक है। और पेपैल आज के टाइम पे आपको पता ही कितना ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि पेपैल को जो है कुछ समय बाद जो है ईबे नाम की कंपनी को बेच दिया गया और वहाँ से इनको जो है $165 मिलियन मिले। मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है, अगर आदमी चाहे तो इसमें मतलब ज़िंदगी भर कुछ भी ना कमाए तभी आराम से उसका जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अपने आप को यहाँ तक सीमित नहीं रखा, फिर उन्होंने एक नया प्लान बनाया और एक नए विजन के साथ अपनी नई जिंदगी ये शुरू करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे ये स्पेसएक्स के साथ जुड़े और 2002 में $100 मिलियन का इन्होंने निवेश किया और एक नई कंपनी की शुरुआत की, इसका नाम था स्पेसएक्स। इसका मोटिव ये था कि जो स्पेस ट्रैवलिंग और जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की जो कॉस्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया जाए, ठीक है। ये इनका विजन था कि मतलब जैसे आज हम लोग एक शहर से दूसरे शहर बहुत आसानी से जो है जा सकते हैं, वैसे ही स्पेस ट्रैवलिंग को इतना ज़्यादा आसान कर दिया जाए। यही इनका एक मोटिव था इस कंपनी की स्थापना करने का, ठीक है। तो मतलब इनका एक विजन भी है कि 2030 तक ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है उसको इस काबिल बना दिया जाए कि जो है वो मंगल ग्रह पे उसको शिफ्ट कर सकें अगर मतलब जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो मतलब इतनी तैयारी हमें करनी है, इसीलिए इस कंपनी की स्थापना की उन्होंने। और 2002 में एलॉन मस्क चले गए थे रूस। जब शुरुआत में ये कंपनी शुरू की थी तो ये सबसे पहले गए थे रशिया, तो वहाँ से इनको चाहिए थे रॉकेट, तो 3 ICBM इनको रॉकेट चाहिए थे। और वहाँ पे जब ये गए और इनको पता चला कि मतलब एक रॉकेट का प्राइस $8 मिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत हो गई, $8 मिलियन एक रॉकेट की कीमत है। उन्होंने सोचा कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही रॉकेट बना लूँगा सब। तो इसी के बाद जो है वो वापस आ जाते हैं और खुद ही किताबें पढ़ के जो है पूरा रॉकेट साइंस को समझने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ समय बाद ये पूरी रॉकेट साइंस को पूरी तरह से समझ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद भी इनके कुछ अभी जो फेलियर आने बाकी थे, फिर रॉकेट इन्होंने बनाए और उसके बाद उसको लॉन्च भी किया, ठीक है। लेकिन उसमें नाकामयाबी मिली। शुरुआत के 3 रॉकेट थे वो तो जो है मतलब जल गए थे, ठीक है, बिल्कुल फेल हो गए थे उनका ये वाला प्लान। और उसके बाद ये जब चौथा रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया, उस टाइम पे केवल इतना पैसा बचा था कि बस वो चौथा रॉकेट लॉन्च कर सकते थे। अगर वो फेल हो जाता तो उस टाइम पे उनका घर बार सब कुछ जो है उन्होंने बेच कर ये पूरा पैसा लगाया था, ठीक है। लेकिन चौथी बार में वो पूरा जो उनको सफलता मिलती है और 25 मई 2012 को SpaceX became the first private company in history sent spacecraft to the space station। मतलब SpaceX 2012 में एक पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन में जो है भेजा था, ठीक है। और SpaceX जो है अब करने क्या लगी थी कि जो रॉकेट है, ठीक है, उसको थोड़ा सा कम पैसे बनाने लगी। तो एलन मस्क ने सोचा कि इसको और इसका जो कॉस्ट है और कैसे जो है इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो रॉकेट जिस पे लॉन्च करते हैं ना, ठीक है, ये जो ढांचा होता है इसी का दोबारा से यूज़ कर लिया जाए तो हम जो है कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा वो जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो उन्होंने यही किया, मतलब इसी प्लान के ऊपर अब वो जो है वर्क करना शुरू कर दिया उन्होंने और देखते देखते उनको जो है ये सक्सेस मिल भी गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है SpaceX काफ़ी जो कंपनी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो की और आज SpaceX बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। और जो नासा है उसके भी प्रोजेक्ट जो है SpaceX को दिए जाते हैं और जो नासा के कुछ सैटेलाइट्स हैं वो अब ये SpaceX ही जो है लॉन्च करता है। आप लोग जब करंट अफेयर पढ़ते हो तो आप SpaceX का नाम ज़्यादातर सुनते होंगे, ठीक है। इसके बाद टेस्ला इंक की बात करते हैं तो 2003 सन था, 2003 में इन्होंने टेस्ला इंक नाम की एक कंपनी से जुड़े और वहाँ ये जो कंपनी थी ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी, ठीक है। मतलब अभी हमारे इंडिया में जो गाड़ियाँ चलती हैं वो ज़्यादातर पेट्रोल से चलती हैं, ठीक है। ये जो कंपनी थी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी, तो इसमें पॉल्यूशन होने का कोई खतरा ही नहीं है। तो एलॉन मस्क यहाँ पे 2008 में इसके CEO बन जाते हैं और अब इनका जो विजन था वो ऐसा था कि मतलब कम से कम कॉस्ट में ऐसी गाड़ियाँ तैयार की जाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलें और ये जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसका खात्मा ही कर दिया जाए। तो इसके बाद इन्होंने इसी चीज़ पर काम किया और शुरुआत में कार तो बनाई, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा कार की कॉस्ट हो गई, जिससे मतलब बिक्री काफ़ी कम हुई। तो फिर उन्होंने और ज़्यादा वर्क किया इस पर और 2-3 बार इन्होंने गलतियाँ की। उसके बाद अब फाइनली जो है कार ऐसी बन गई है कि बहुत ही कम कॉस्ट में आपको कार अवेलेबल भी हो जाएगी और इससे अब कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ पर और इतना अच्छा काम कर रहा है ये। और जो टेस्ला जो कार है उसमें अब ऐसा सिस्टम ला दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम लाया गया है कि अब ड्राइवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिकली जो ड्राइवर होता है कभी कदा जो है सही से अगर वो कार नहीं चला पाता तो उसी वजह से जो है एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। जब ड्राइवर रहेगा नहीं, पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, तो कब गाड़ी को सही समय पे जो है उसको रोकना है, कहाँ पे क्या ब्रेक लगाना है, तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। तो ये ड्राइवरलेस कार भी अब आ गई है मार्केट में और इसका जो ट्रायल है वो अभी भी चल रहा है और इसके ट्रायल जो है सक्सेसफुल हो चुके हैं। आगे देखते हैं। तो इन्होंने एक नए प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया है, उसका नाम है सोलर सिटी, ठीक है। 2006 में एलॉन मस्क ने अपने एक चचेरे भाई के साथ मिलकर एक नई कंपनी सोलर सिटी शुरू की थी और 2013 में सोलर पावर सिस्टम को बनाने वाली दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी ये बन गई थी। मतलब जिस भी फील्ड में ये गए उस फील्ड में इन्होंने झंडे गाड़े हैं, मतलब इतने कमाल के आदमी हैं। और
और सोलर सिटी जो कि एक ऐसी कंपनी थी जो बिना प्रदूषण के सूरज से आने वाली जो सौर किरणें होती हैं उनको कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ये कंपनी ये काम करती है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या है, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उस समस्या से जो है हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एलॉन मस्क ने जो है इस कंपनी को 2016 में टेस्ला इंक जो कंपनी है उसके साथ में इसको मर्ज कर दिया था, और ये जो सोलर सिटी है अब टेस्ला इंक के साथ मिलकर काम कर रही है और नई नई टेक्नोलॉजीज अब डेवलप हो रही है। आगे देखते हैं हम लोग। तो न्यूरालिंक एक नया प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया, उसका नाम है न्यूरालिंक। इसमें करते क्या है कि जो ब्रेन है उसको हम जो है अपने कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर देते हैं, मतलब माइंड के थ्रू हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर उन एक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। और इससे होगा कि अब जैसे जितनी जल्दी हम इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे कंप्यूटर की स्पीड भी जो है उस हिसाब से बहुत तेज़ी से वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और बहुत तेज़ी से आउटपुट हमें देने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और मशीन को भी हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से भी अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बोरिंग कंपनी, ठीक है, एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने ये शुरू किया बोरिंग कंपनी। इसमें किया क्या कि जैसे अभी हम लोग इंडिया में जो है कार चलाते हैं या रोड पे, ठीक है, उन्होंने सोचा कि अंडरग्राउंड में कुछ ऐसे टनल बना दिए जाए और टनल में ऐसे जैसे लिफ्ट होती है वैसे ही कुछ ढांचा हो, उस पर कार ऐसे हो और बहुत ही तेज स्पीड के साथ आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए। टनल के सहारे गाड़ियों को तेज स्पीड के सहारे उसकी लोकेशन पर पहुंचा दिया जाएगा। ये विजन है बोरिंग कंपनी का, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हाइपर लूप प्रोजेक्ट, तो हाइपर लूप प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो इमेज में कैसे है कि इस तरह का हाइपर लूप बनाया जाएगा ब्रिज के ऊपर, और उसके अंदर जो है जो फ्रिक्शन है उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दिया जाएगा, जिससे अब क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड है वो कम क्यों होती है, फ्रिक्शन की वजह से। जो फ्रिक्शन जितना ज़्यादा कम कर देंगे, ठीक है, और गाड़ी में अगर थोड़ी सी भी जो है उसको पुश कर देंगे तो बहुत तेज़ी की स्पीड के साथ जो है वो आगे जाएगी, ठीक। तो कुछ इस तरह का सिस्टम इन्होंने बनाया हाइपर लूप के अंदर, और इस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, और फॉरेन में तो ये शुरू भी हो गया है। आगे देखते हैं इसमें। तो स्टारलिंक, ठीक है, स्टारलिंक में क्या है कि उन्होंने कहा कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर लगभग 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स और नेटवर्किंग स्टेशन उनको जो है इंस्टॉल करना है ताकि दुनिया के हर एक कोने में फ्री इंटरनेट पहुंच सके। जिनका विजन है, मतलब ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा फिर, मतलब कहीं भी जो है जो इंटरनेट की स्पीड जो कम होने का जो इश्यू है वो खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट पे इनका ये सब काम कर रहे हैं एलॉन मस्क। अब इनके कुछ थॉट्स हैं जिन पर हम लोग बहुत ही गहराई के साथ इनके जो थॉट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला थॉट ये है, द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करने की सोचते हो तो सबसे पहली जरूरी चीज़ ये है कि वो चीज़ पॉसिबल होनी चाहिए, यानी कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ आप उस काम को कर सकते हो। अगर आप में ये विश्वास ही नहीं है कि आप उस काम को करोगे या नहीं करोगे, पहले से आप उस काम के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो चांस उसके जो फेलियर के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये जो है पॉसिबल है, तब जो है प्रोबेबिलिटी आती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि अब आपकी मेहनत पर ये डिपेंड करेगा कि अब आप उस काम में जो है सक्सेस हो गए, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या फिर आपको फेलियर मिलेगा, वो तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। लेकिन पहला काम यही है कि सबसे पहले आपके में जो है ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं उस काम को कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक यूपीएससी की तैयारी करने की आप सोचते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं कि केवल माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, उनके फोर्स में आने की वजह से ही मैंने ये डिसीजन ले लिया है, और बाद में जब मैं 2-3 महीने मैंने उसकी पढ़ाई करी और मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगने लगा, मैंने उस चीज़ को बीच में ही छोड़ दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अंदर से पूरा आपका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो ये पहले थॉट का यही मीनिंग था। अब हम लोग नेक्स्ट थॉट की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट थॉट में ये कहते हैं कि फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। ये फेलियर को एक ऑप्शन की तरह देते हैं। फेलियर से कुछ लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन ये उसे एक ऑप्शन मानते हैं कि हाँ एक वो ऑप्शन है जिस उसके फेलियर मिलने के बाद आप उस काम में कुछ और ज़्यादा इनोवेट कर सकते हो, और ज़्यादा उसमें अपनी मेहनत करके और उसको सुंदर बना सकते हो। आगे कहते हैं इफ़ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ, यानी कि अगर आप बार बार फेल नहीं हो रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप उसमें ज़्यादा कुछ इनोवेट कर भी नहीं रहे हो, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक ऐसे लिखने को दे दूँ या फिर कुछ भी ऐसा सिंपल सा वर्क दे दूँ जो कि बहुत आसान है, तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर ले जाओगे। उसमें गलती होने के चांसेस मुश्किल से 1% होगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं उसमें, तो उसमें कौन सा इनोवेशन किया आपने? कोई नहीं किया। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं उसी में आप बार बार फेल होते हो, ठीक है। और लेकिन जब आप उस डिफिकल्ट काम को कर जाते हो तो समझ जाओ कि आपने बहुत कुछ इनोवेट कर लिया है। तो ये इस थॉट का मतलब यही था कि फेलियर को एक ऑप्शन की तरह देखना चाहिए हमें। अगर हम अपने काम में बार बार फेल नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए कि हम अपने काम में दिलचस्पी लेकर उस काम को नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ उसमें इनोवेट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं।
तो अपने नेक्स्ट थॉट में ये कहते हैं कि व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। अगर कोई काम ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप उस काम को करते हो, भले ही परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने डिसाइड कर लिया कि मेरा लाइफ का एम है IAS बनना, तो भले उसके घर की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वो अपने उन परिस्थितियों को मैनेज करेगा और अपने उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी जान लगा देगा। इसी तरीके से जीवन में हमारे लिए जो भी काम जरूरी है, हमें अपने उस काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए। भले उस काम को करने में कितना भी एफर्ट लगे, हमें पूरे दिल से उस काम को करना है, भले परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी आ जाएं। जब आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हो तो परिस्थितियाँ अपने आप पूरी तरीके से सही हो जाती हैं। इसलिए पेशेंस रखना है और अपने उस काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही दिल लगा कर करना है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ आपके जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी तरह की अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।